गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आरबी सर आपको एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का सॉल्व चल रहा है। आज उसका दूसरा पेपर यानी दूसरी क्लास है। जैसा कि हमने आपको कहा था कि हम अब क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे एनटीपीसी का। प्रीवियस पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका हम सिस्टमैटिक सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे। और हम लोग यहाँ से हमने आपको कल इसके पहले वाली भी क्लास में बताया था कि इसे निराश नहीं होना है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो लोग इससे निराश होंगे, तो निराश नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? क्योंकि इसमें हर टाइप के सवाल मिलेंगे। तो ठीक है, तो हम लोग धीरे धीरे अभ्यास करेंगे। ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलेगा, क्योंकि ये मान के चलिए कि आपको 4000-5000 क्वेश्चन आपको कलेक्शन मिलेगा। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि हम लोग को 4000-5000 क्वेश्चन कलेक्शन मिल जाएगा। ठीक है ना। अब हम सिस्टमैटिक हर पेपर के हिसाब से अगले अगले सिस्टम में हम लोग चलते रहेंगे। ठीक है ना। सब लोग तैयार हैं। इसके पहले वाली क्लास में हम लोग देखिए 1 से लेकर 20 तक, यानी देखिए हम लोग सिस्टमैटिक पेपर बनाने वाला सेटअप जो होता है ये फिक्स नहीं होता है कि हर चैप्टर में या हर पेपर में एक फिक्स क्वेश्चन आए। क्योंकि एनटीपीसी यानी रेलवे यह काम करता है कि उसका क्वेश्चन जो होता है वो फिक्स नहीं होता है कि कितना सवाल मैथ का आएगा, कितना साइंस का आएगा या कितना सब कुछ आएगा। बहुत जल्द साइंस का भी प्रैक्टिस स्टार्ट होगा। और ये हम लोगों का ये मानना है कि अगर आप ये रेगुलर करते रहें, कोई भी बच्चा हो, चाहे वो मैथ आप वो ना ही पूरा चैप्टर पढ़ता हो या अभी नया कंपटीशन में आया हो, उसको पूरे मैथ की नॉलेज नहीं है, तब भी वो वीडियो को ज़रूर देखे, क्योंकि उससे वो सीखने को मिलेगा। सीखने को क्या मिलेगा कि कैसे सवाल पूछे गए हैं या कैसे सवाल पूछे जाते हैं और हम लोग कैसे उसको समय में बनाते हैं। ठीक है ना। जैसे कि हमने आपको पिछले क्लास में एनटीपीसी का ये पेपर जो आया था वो था 28 मार्च 2016 का फर्स्ट शिफ्ट का था। आज हम लोग 28 मार्च सेकंड शिफ्ट का पढ़ेंगे। सेकंड शिफ्ट का है और इसमें 23 सवाल पूछे गए हैं। बात समझ रहे हैं? तो इसमें 23 सवाल पूछे गए हैं। हम एक एक करके सारे सवालों का जवाब लेते हैं। सब लोग तैयार हैं? क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? चले सवाल पे, मज़ा आएगा। देखिए इसमें परेशान नहीं होने वाला है। हमने आपको पहले ही बताया है कि आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। पूरा सवाल कॉन्सेप्ट एक एक करके हम उसका बेसिक भी कोशिश करेंगे कि सवाल में ही बताते चलें। इससे फ़ायदा होगा, जो लोग पढ़े हैं उनका रिवीजन होगा, अच्छा रिवीजन भी रहेगा और उनका दिमाग कहते ना कि हर टाइप के सवाल मिलेंगे। एडवांस मैथ भी मिलेगा आपको, टेक्नोमेट्री ज्योमेट्री भी मिलेगी आपको, और अर्थ क्या मिलेगा, अर्थमेटिक का भी सवाल मिलेगा। ठीक है, क्लियर, ओके। चलिए पहले सवाल पे चलते हैं हम लोग। आप लोग प्रयास करिए, कमेंट करके बताइए। ठीक है, प्रयास करिए, एफर्ट करिए, तब आपको यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा हम आपको साथ हैं, आपको हम बताते भी रहेंगे कि कैसे सवालों का जवाब देना है। ठीक है ना। चलिए पहला सवाल है। पहला सवाल कह रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि 1,25,000 रुपये के 8% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया गया है। 2 साल के अंत में उसे द्वारा अदा की जाने वाली राशि कितनी होगी। यानी कितना पैसा उसने 1,25,000 रुपये उधार लिया है और उसे कह रहा है कितने लौटाना है। यही पूछ रहा है कि 2 साल में उसे कितना रुपए लौटाना पड़ेगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए, इसमें कहीं चर्चा नहीं किया। बात समझिए यहाँ से, यहाँ पे कहीं चर्चा उसने नहीं किया है कि ये चक्रवृद्धि ब्याज है कि साधारण ब्याज है। देखिए, तो अगर कभी चर्चा नहीं करता है तो हम लोग उसको किससे लगाते हैं, साधारण ब्याज से लगाते हैं, सिंपल इंटरेस्ट से लगाते हैं, साधारण ब्याज से। ठीक है ना, साधारण ब्याज से इसको लगाएंगे। अब यहाँ से बात को समझिए पहले। अब सिंपल इंटरेस्ट में कोई बात ही दिक्कत ही नहीं होती। 8% के हिसाब से 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा, तो कितना मिलेगा, 16% मिलेगा। कितने रुपए का, 1,25,000 रुपये का हम 16% निकाल लेंगे। तो 1,25,000 का 16% कितना होगा, डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 0, 16 पंचे 80 के 0, 16 3 32, 8 40 के 0, 16 1 के 16 4 20, यानी 20,000 रुपये उसे कितना मिलेगा, ब्याज मिलेगा। 20,000 ब्याज देना पड़ेगा और 1,25,000 रुपये उसने क्या लिया है, उधार लिया है। 20,000 ब्याज देना पड़ेगा, तो यानी उसे कितना पैसा लौटाना पड़ेगा,
1,45,000 रुपये। कितना लौटाना पड़ेगा? 1,45,000 रुपये। कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। क्लियर हुआ? बात समझ में आई? किसी को कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो? देखिए सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, साधारण ब्याज में होता है ये है कि उसका हर साल का ब्याज बराबर होता है। अगर एक साल में उसे 8% मिलेगा तो जाहिर सी बात है 2% में 2 साल में कितना मिलेगा? 16% मिलेगा। कितना मिलेगा? 16%। हमने उसका 16% यानी उसके मूलधन का 16% निकाल लिया तो हमें पता लग गया कि उसे ब्याज कितना मिलेगा, तो ब्याज हमने ऐड कर दिया। तो ये इसका क्या हो जाएगा? यानी 1,25,000 रुपये उधार लिया है, 20,000 ब्याज देना पड़ेगा, 1,45,000 रुपये वापस करना पड़ेगा। और ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी सही है। चलिए नेक्स्ट लगाइए। कमेंट करके बताते रहिए भाई, प्रयास करिए, कमेंट करके बताते रहिए, मज़ा आएगा। देखिए ये पूरी सीरीज़ में हम लोग एनटीपीसी के जो पेपर सॉल्विंग में हम लोग चले हैं, ये पूरी सीरीज़ आप काउंट रखिएगा, मज़ा आने वाली है, इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। पूरा सीरीज़ हम सॉल्व करवाएंगे। हर सीरीज़ आपको हमने बताया ना कि 4,000 5,000 क्वेश्चन आपको मिलेगा। अगर आप लोग कॉपी कलम करके आपको इसको नोट्स भी बना सकते हैं, आप एक पूरे कलेक्शन बना सकते हैं किताबों में, या अगर इसको किसी ज़रूरत है तो एनटीपीसी यानी प्लेटफार्म की किताब आती है, एनटीपीसी की यानी आप लेंगे प्लेटफार्म की, तो आपको वहाँ भी मिल जाएगा ये क्वेश्चन कलेक्शन। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, मज़ा आने वाला है। पूरा हर सवाल को बेसिक कॉन्सेप्ट से भी और ट्रिकी मैथ्स में भी बताएंगे। चलिए देखिए आ गया ना उत्तर इसका। देखिए इसका उत्तर आएगा क्या? सी ऑप्शन। कैसे आएगा? देखिए ये कह रहा है ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है तो जाहिर सी बात ये आधार बनेगा, ये लंब बनेगा और ये कर्ण बनेगा। पी क्यू मतलब ये क्या है? 6 सेंटीमीटर है, और ये क्यू आर मतलब ये कितना है? 8 सेंटीमीटर है। तो जाहिर सी बात पाइथागोरस प्रमेय लगेगा तो ये कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे भाई यही तो कह रहा है, आधार का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर होगा कर्ण के स्क्वायर के। किसके? कर्ण स्क्वायर के। ठीक है ना। अब ये क्या हो जाएगा? 8 अठाई 64 प्लस 6 छक 36, इतना हो जाएगा 100। 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 10, यानी इसका कर्ण कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए आप लोग देखिए, यही सब समझने वाली बात है। कितना आसान सवाल बनता है एनटीपीसी में, ऐसा कुछ नहीं कि आप लोग हल नहीं कर सकते हैं। चलिए फटाफट बताइए। कमेंट करके बताते रहिए, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी बताते रहिएगा। कोई दिक्कत? चलिए देखिए, 50 व्यक्तियों की एक कार्यालय में कह रहा है 18 लोग वो अपने दाएं हाथ से लिखते हैं, 26 लोग अपने बाएं हाथ से लिखते हैं और 2 लोग ऐसे हैं जो दोनों हाथ से लिखते हैं। तो कह रहा है कितने लोग ऐसे हैं जो नहीं लिख सकते हैं? तो इसका मतलब देखिए, इसको डायग्राम से अगर आप बनाना चाहें तो डायग्राम से भी बना सकते हैं। देखिए ये हो गया एक दाएं हाथ से लिखने वाला और ये हो गया बाएं हाथ से लिखने वाला, ये हो गया दाएं हाथ से लिखने वाला और ये हो गया बाएं हाथ से लिखने वाला, और दोनों लिखने वाले ये हैं और दोनों हाथ से लिखने वाले कौन है? 2 लोग हैं कि नहीं हैं? अब दोनों से लिखने वाले 2 लोग हैं। अब कह रहा है टोटल कितने? दाएं से लिखने वाले 18 लोग हैं, 18 में तो 2 लोगों का बात हो गई तो बचे कितने? 16 लोग। ठीक है ना। अब बाएं हाथ से लिखने वालों की संख्या कितनी है? 26। तो यहाँ पे 26 हो गया, सॉरी 24 हो जाएगा। क्यों नहीं 24 हो जाएगा? क्योंकि 2 लोग घट जाएंगे ना, ये 2 लोग तो काउंट हुआ ही ना। आप देखिए डायरेक्ट ये डायग्राम देखिए, तो 24 2 26 है और ये देखिए 16 2 18 है। बात ठीक है। अब यही कुल ये लिखने वाले हैं, इससे जो बचे ना लिखने वाले हैं, तो लिखने वाले के लिए कितने हो गए? जोड़ लेंगे, 42 हो गए ना। कितने हो गए? 42 भाई, 24 16 40 2 42, कुल 42 लोग लिखने वाले हैं और हैं कितने? 50। तो 50 में आप क्या कर देंगे? 42 घटा देंगे तो ना लिखने वालों की संख्या आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 8। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा सही है? ऑप्शन कौन सही है? ए। क्लियर हुआ? बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट। फटाफट बताते रहिए भाई। सेम पैटर्न का सवाल है, बस थोड़ा चेंज हुआ है।
देखिए कह रहा है 54 छात्रों की एक कक्षा में 24 छात्र दूध पीते हैं, 28 छात्र चाय पीते हैं, 8 छात्र कुछ भी नहीं पीते हैं। तो इसको डायग्राम से अगर बनाना चाहो तो भी डायग्राम से भी बना सकते हो। देखिए ये हो गए दूध पीने वाले और ये 28 चाय पीने वाले, ये कुछ ना। अब जिसमें से कह रहा है कितने छात्र चाय और दोनों पीते हैं, 8 तो कुछ नहीं पीते हैं ना। तो यहाँ से अगर आप चाहें तो डायग्राम ना भी बनाएं तब भी आ जाएगा, दोनों से हम बता देते हैं। तो कुल कितने लोग हैं 54 में तो 8 पीते ही नहीं, तो घटा देंगे, कितने बचे 46 का काम ऐसा है जो कुछ ना कुछ ज़रूर पीते हैं, चाहे चाय चाहे कॉफ़ी। अब यहाँ पे देखिए 46 में है और यहाँ पे चाय पीने वाले कितने लोग हैं 24, और कॉफ़ी पीने वाले दूध पीने वाले 24 हैं, चाय पीने वाले 28 हैं। 24 और 28 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ पीने वालों की संख्या 52 हो गई, जबकि हैं आपके पास कितने पीने वाले 46 हैं। तो इसका मतलब साफ हो गया है कि 52 में से 46 घटा दो, कितना आ जाएगा 6 छात्र ऐसे हैं जो चाय और दूध दोनों पीते हैं। ठीक है, डायग्राम से अगर लगाना चाहते हो तो देख लीजिए, 8 तो कुछ नहीं पीते हैं, तो 24 कितने पीते हैं 24 दूध पीते हैं, 28 चाय पीते हैं और 8 कुछ नहीं पीते हैं। तो जाहिर सी बात है 24 ये 28 ये होगा, अभी लेस करना पड़ेगा बाद में ना। तो 28, अब यहाँ पे देखिए कुल टोटल लोग वही कॉमन देखना पड़ेगा कि दोनों में कॉमन कितने हैं, बात समझ गए ना। तो यहाँ पे 8 नहीं है, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कितने 54 है, 54 में 8 घटाएंगे, प्रोसेस वही लगेगा 46। अब 46 में देखिए दोनों में कॉमन कितने हो गए 6, तो 6 दोनों पीते हैं। अब यहाँ 6 दोनों पीते हैं तो यहाँ पीने वाले 18 हो जाएंगे और यहाँ पीने वाले कितने हो जाएंगे 6 घटा देंगे तो 22 हो जाएंगे। यही चीज़ें हैं, डायग्राम से भी वही चीज़ प्रोसेस होता है, बस चेक करना पड़ता है। आसान वही है, उसमें भी वही चीज़ डायग्राम ना बनाकर दोनों जो पीने वाले हैं उसको टोटल में से घटा लेते हैं, बस पीने वालों की संख्या आ जाती है। कन्फर्म हुआ? चलिए अगला बताइए फटाफट, क्वेश्चन नंबर 25। फटाफट बताइए भाई। परेशान मत होइएगा, कोई कॉन्सेप्ट दिक्कत हो बताइएगा, दोबारा बताएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, हार नहीं माननी है। इतना प्रैक्टिस करनी है कि मैथ को तो वैसे आना उसकी मजबूरी बन जाए, ठीक है ना। चलिए देखिए, एक साइकिल चालक कह रहा है 8 किलोमीटर दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 4 किलोमीटर दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, उसकी औसत चाल। तो औसत चाल बराबर क्या होता है? औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी तो पता है, समय निकाल लेंगे। तो कुल दूरी कितनी है? 8 किलोमीटर यहाँ है और 4 किलोमीटर यहाँ, 8 4 12 किलोमीटर। कुल समय कितना है तो निकालना पड़ेगा। अब समय निकालने के लिए देखिए चाल भी दिया है, दूरी भी दिया है, दोनों दिया है ना, समय बराबर निकाल लेंगे। तो समय बराबर कितना हो जाएगा? तो यहाँ 8 किलोमीटर दूरी कितने समय चाल की तय किया है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो ये समय हो गया पहले का। फिर 4 किलोमीटर दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कह दिया, ये समय आ गया। सरल कर लेंगे, 4 1 9 4 5 20 ना, यानी 8/15 प्लस 1/5 ये है समय हमारा। दूरी पता ही है, समय जोड़ लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 15 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसको जोड़े 8 और इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 3, 8 3 11/15 ये हमारा समय हो गया। इतना घंटे समय है, इतनी चाल है, तो 11/15 से गुणा करा देंगे तो 12 × 15/11 हो जाएगा। 12 5 60 180, 180 को 11 से भाग दे देंगे। 11 का नाम 11, 11 छक्का 66, दशमलव बचा 4 बचा, 11 3 33, बचा कितना 7, 11 छक्का 66, 16.36 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी। ऑप्शन कौन सा सही है? बी। 16.3 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी क्या हो जाएगी? औसत चाल हो जाएगी। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। और एक चीज़ यहीं से और समझ लेंगे कि औसत चाल बराबर एक और फार्मूला होता है, ठीक है ना। उसमें कंडीशन क्या जानते हो? उसका कंडीशन ये होता है कि उसमें औसत चाल बराबर होता है
उसमें औसत चाल बराबर होता है 2xy अपान x प्लस वाई। बस इसके बाद ये भी औसत चाल है, ये भी औसत चाल है, मगर इसको लगाने के लिए एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, दूरी दोनों क्या होती चाहिए, समान होनी चाहिए। ये भी औसत चाल है, औसत चाल बराबर यहाँ पे ये भी सही होता है 2xy प्लस x अपान x प्लस वाई, जहाँ x हमारे लिए क्या होता है, उसके द्वारा चली गई जाने में ली गई चाल, और y हमारी होती है y। लेकिन ये कब लगाएंगे, जब दूरी निश्चित हो। इसमें देखिए 8 किलोमीटर दूरी गया है, 4 किलोमीटर दूरी गया है, तो दूरी निश्चित नहीं है, ठीक है ना। अगर दूरी निश्चित रहती है तो ये लगता है, जैसे एग्जाम्पल अगर देखना चाहो देखिए, कह दिया एक व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, उसकी पूरी यात्रा में औसत चाल क्या होगी, तो यही लगेगा, जहाँ x हमारे लिए 20 बन जाएगा और y हमारे लिए 30 बन जाएगा। बात क्लियर हुई, ये भी ध्यान में रखिएगा। हम आपको जो भी सवाल होगा उसके आगे पीछे क्या संभावनाएं बनती हैं उस पर भी हम लोग चर्चा करते चलेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट बताइए, ये तो फट से आना ये भाई, खटाखट बताते रहिए भाई, फटाफट कमेंट करते रहिए सब लोग। जितने लोग वीडियो को पहले लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखिए आपके साथ ये शेयर हो रहा है, और ये बहुत महत्वपूर्ण सेशन है अगर हम लोग इसको यूज करेंगे, क्योंकि आगामी एनटीपीसी का भी पेपर होने की चांसेस हैं। तो इसलिए यहाँ पे आप बिल्कुल परेशान मत होइए, हम आपके साथ हैं, हर सवाल पे चर्चा करेंगे, हर टॉपिक बताएंगे। क्योंकि आप लोग देखिए इसकी हमारी एक क्लास और आपको चल रही जो लाइव क्लासेस हैं, और उसमें आपको देखिए हम लोग सेशन वाइज मैथ को सेक्शन वाइज पढ़ रहे हैं। आज हम देखेंगे जो हम लोग पढ़ चुके हैं उनमें संबंधी सवाल अभी आया। अभी ये क्या सवाल है, ये प्रॉफिट लॉस का है, लाभ हानि का है, तो इसलिए अभी हम लोग उसकी क्लास नहीं पढ़े, लेकिन कोई परेशानी की बात नहीं है। आप देखिए कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है जय के पोशाक को 1440 रुपये में बेचता है तो 20% का क्या होता है, इसे लाभ होता है। इसका मतलब है कि किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य क्या परसेंट होता है, 100% होता है। अगर इसमें लाभ जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, विक्रय मूल्य बन जाएगा। यानी इसका विक्रय मूल्य क्या परसेंट है, 120% है, और जबकि इसमें रुपए में कितना है, 1440 है। 100 बराबर निकाल लीजिए, बस सीधा क्रय मूल्य आ जाएगा। क्रय मूल्य ही तो पूछ रहा है, तो 1440 बटा 120 गुणे 100, ठीक है ना। 0 0 कट गया, 12 ब्रह्म में 144, 12 गुणे 100 बराबर 1200। यानी उसको कितने में खरीदा था, उसने 1200 रुपये में खरीदा था। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी। ऑप्शन कौन सा सही है, सी। क्लियर हुई, इतनी बात समझ में आई, किसी को कोई दिक्कत हो। चलिए नेक्स्ट, फटाफट बताते रहिए भाई। गर्मी बहुत है, हम लोग कितना मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। आप लोग अगर मेरे साथ देंगे, पूरा वीडियो देखते हैं, पूरा समझते हैं, नोट्स करते चलते हैं, टॉपिक को समझते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं, अगर पूरा कोऑपरेटिंग करते हैं तो आपकी बार रेलवे पार ही होगा। रेलवे में सिलेक्शन तो पक्का ही होगा। ये सिर्फ रेलवे का ही नहीं एग्ज़ाम, बात समझ रहे, मैथ कोई सेक्शन नहीं होता है कि सिर्फ ये सवाल रेलवे में आता है, ये इस पुलिस में आता है, एसआई में आता है, सीजीएल में आता है, ये 10+2 में आता है, ऐसा कुछ नहीं है। सब सवाल क्या होते हैं, कोई सवाल यही सवाल 10+2 में भी आ सकता है, यही सवाल सीजीएल में भी आ सकता है, यही यूपीएसआई में भी आ सकता है, एसएससी में भी आ सकता है, सीपीएसआई में भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं होता। हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते हैं, मैथ लगाने के तरीक़ों को सीखते हैं। डिजिट क्या करेगा, डिजिट चेंज कर देगा, और क्या करेगा। उत्तर तो आ जाना चाहिए था अब तक। उत्तर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। किसी को दिक्कत है, देख लीजिए। कह रहा है 3x प्लस 0.04x। अब इसको ऐड कर सकते हैं ना, प्लस का सिंबल है तो जुड़ जाएगा, क्योंकि दोनों चर नंबर है, जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 3.04 x इक्वल टू बराबर 0.608 है। x इक्वल टू बराबर 0.0608 अपान 3.04। अब इसका देखिए एक पॉइंट हटाएंगे, 2 पॉइंट है तो इसका 2 पॉइंट घट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा दशमलव, यानी इसको लिख सकते हैं 60.8 बटा 304 के। अब इसका अगर हम पॉइंट अगर डिवाइड करें तो 2 बार जाएगा, भागफल तो 2 आएगा, लेकिन एक अंक पे दशमलव था ना, तो एक अंक पे दशमलव लग जाएगा। यानी x इक्वल टू बराबर क्या हो जाएगा, 0.2 लिखें या फिर 0.2 लिखें, बात तो एक ही है। ऑप्शन कौन सा सही है, बी ऑप्शन सही है। बात क्लियर हुई। नेक्स्ट चलिए, फटाफट बताइए, कमेंट करते रहिए, जो भी प्रॉब्लम हो
हर सवाल आपको मिलेगा, हर तरह के सवाल मिलेगा। यही चीज़ है, मैथ को जब आदमी कंप्लीट कर लेता है तो उसको यही सब ऐसे ही प्रैक्टिस बहुत करना चाहिए। हम लोग एक एक दिन में 3-3, 4-4 सेट लगाते थे, ठीक है, तब जाके स्पीड बनती है। अब देखिए हम लोग को नॉलेज के साथ साथ सवाल को टाइम में बनाना भी सीखना है। रेलवे क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 90 मिनट का समय देता है, तो 90 मिनट का अगर समय दे रहा है, यानी 90 मिनट का क्वेश्चन अगर दे रहा है, तो अगर आप सवाल और 120 क्वेश्चन का अगर टारगेट बना रहा है वो, तो जाहिर सी बात आपको एक पर सवाल के लिए आपको 45 सेकंड का ही समय मिलता है। तो इस सब तरह के सवाल हम जानते ही हैं, आप लोग मैथ के जानते ही हो कि हर सवाल को 45 सेकंड में नहीं बनाया जा सकता है, कुछ के लिए समय ज़्यादा भी लगता है। तो जितना समय ज़्यादा औसतन लगता है उतना ही टाइम हमें हमको करना ही पड़ता है। तो कुछ सवाल हम लोग 10-15, 5 सेकंड में भी हल कर सकते हैं, जैसे कि ये भी सवाल 5 ही सेकंड में हल सकता है। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है किसी आयत का परिमाप 24 सेंटीमीटर दिया गया है, लंबाई उसकी चौड़ाई का 2 गुना है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है, आप जानते हैं इसमें देखिए उसकी लंबाई L और चौड़ाई B, लंबाई जो है वो चौड़ाई का कितना गुना है, 2 गुना है। अगर ये x होगा तो ये 2x होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब ये 2x है, ये x हो जाएगा, दोनों का परिमाप मतलब होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई, 2 लंबाई धन चौड़ाई, ये इसका परिमाप होता है। इसका मान 24 दिया है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 12 बार जाएगा। 2x + 2x = बराबर यानी 3x हो जाएगा 12 के, 3x बराबर 12 के, x बराबर 3 4 के, 12 को 3 से डिवाइड कर देंगे 4 आ जाएगा। लंबाई कितनी हो जाएगी 4, चौड़ाई कितनी हो जाएगी 4, लंबाई कितनी हो जाएगी 8, दोनों का गुणनफल लंबाई गुणे चौड़ाई यही तो होता है। L गुणे B = क्या होगा 8 गुणे 4, 8 चौक 32 सेंटीमीटर, यही इसका राइट आंसर है। 32 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, B। बात क्लियर हुई। चलिए नेक्स्ट देखिए, पाई चार्ट का सवाल। हमने आपको बताया नहीं कि इसमें हर टाइप के सवाल मिलेंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं। ये सब सवाल बड़े इजी होते हैं, बहुत आसानी से इन सवालों को बना सकते हैं आप। जल्दी कोशिश करिए, इसमें 3 सवाल है, 29, 30, 31, फटाफट बताइए। आ गया ना। पहला तो बड़ा आसान है, 29 नंबर तो बड़ा आसान है, उसमें तो कुछ करना ही नहीं था ना, उसमें तो कुछ करना ही नहीं था। क्यों, क्योंकि देखिए कह रहा है जो छात्र गिटार बजाते हैं उनका अनुपात वायलिन बजाने वाले से कितना है। आप देखिए इसमें कह रहा है वायलिन 30% है, ठीक है, सॉरी बीना 30% है, वायलिन 16% है, गिटार 25% है, तबला 29% है, सारे का योग 100% ही होगा। ठीक है, सारे का योग अगर बात करते हैं तो 100% ही होगा। अब यहाँ पे आपको ये बात क्लियर करना है कि टोटल योग क्या है, 100% ही तो होगा। अब यहाँ से एक चीज़ ये देखना है कि इसमें आपको कह रहा है जो गिटार बजाते हैं, और गिटार कौन कितना % बजाते हैं, तो 25% बजाते हैं, तो 25%। अब इसमें देखिए वायलिन बजाने वाले कितने लोग हैं, वायलिन बजाने वाले कितने लोग हैं, तो वायलिन बजाने वाले 16% हैं, अनुपाते 16%। अब यहाँ पे परसेंट डिवाइड हो गया, 16 सरलतम अवस्था में होगा नहीं, इसका लिए ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन सही है। बात क्लियर हुई, इतनी बात कंफर्म हुई। अब देखिए, अब यहाँ से देखिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर अगले में देखिए कह रहा है यदि कुल 300 छात्र हों तब तबला बजाने वाले एवं बीड़ा बजाने वालों के बीच का अंतर कितना होगा। तबला कितने बजाते हैं, 29% बजाते हैं, बीड़ा कितने बजाते हैं, 30% बजाते हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या % है, 1% है। कितने का, तो कितने का 1% है, तो 300 का, तो 300 का 1% निकाल लेंगे, 300 गुणे 1/100 डिवाइड 0 से 0 कैंसिल हो गया, कितना 3 लोग बजाते हैं, 3,
ऑप्शन 3 आ गया ना, ऑप्शन नंबर इसका भी सी सही है। आप बताइए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कह रहा है यदि वायलिन से संबंधित सेक्टर का कोड क्या है। वायलिन से संबंधित सेक्टर का कोड क्या है। अब यहाँ पे देखना है वायलिन कितने लोग बजाते हैं, तो वायलिन क्या % बजाते हैं 16%। अब 16% का आपको क्या निकालना है, 16% का आपको डिग्री में बनाना है। तो 16% वायलिन बजाते हैं ना, 16% है और 16% को क्या बनाना है, डिग्री बनाना है। तो 16/100, 16 कितने में से 16 है, 100 में से। डिग्री बनाने के लिए 360 से गुणा हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 2 पंचे 10, 18 दूना 36 हो गया, यानी अप्रॉक्स आप 5 3 15, इसका मतलब 5.2 आएगा ना इसका, सॉरी 5 से डिवाइड होगा तो 3.2 आएगा। 5 3 15, खैर एक बचा 0.5 दूनी 10, ठीक है। 3.2 गुणे 18 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए इसमें गुणा कराएंगे तो 18 दूना 36 के 6 कैरी हुआ 1 3, 18 3 54, 3 57, 57 कितना हो जाएगा 6, 57.6%। ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी है। ठीक है ना, क्लियर हुआ। वैसे भी अगर देखना चाहो तो 15% जो है वो 54 डिग्री के बराबर होता है, तो 16% 54 से ज़्यादा होगा। ऑप्शन में देखिए एक ही दिया था, ऐसे भी कर सकते थे आप लोग। ये बात कंफर्म हुई, क्लियर हुआ इतना सवाल। देखिए कुछ नहीं सवाल था, 3 नंबर आपको बड़ी आसानी से दे के चला गया। चलिए नेक्स्ट बनाइए, नेक्स्ट बनाइए, नेक्स्ट। कमेंट करके बताते रहिए भाई, कमेंट करके बताते रहिए। कह रहा है यदि 7 पेज प्रतिदिन पढ़ ली जाए तो 40 दिन में पुस्तक खत्म हो जाती है। एक दिन में अगर 7 पेज पढ़ते हैं तो 40 दिन में पुस्तक खत्म हो जाती है। इसका मतलब पुस्तक में कुल कितने पृष्ठ हैं, तो 7 गुणे 40 पृष्ठ हैं, यही तो है भाई। अरे भाई एक दिन में 7 पढ़ोगे, 40 दिन में कितना पढ़ोगे, 7 गुणे 40। कह रहा है यदि पुस्तक को 8 दिन में पढ़ना हो तो 8 दिन में पढ़ना हो तो 8 से भाग दे दो, पता लग जाएगा एक दिन में कितना पृष्ठ पढ़ना है, तो 5 बार जाएगा, 7 पचे 35। एक दिन में आपको 35 पृष्ठ पढ़ना होगा, तब जाके वो ख़त्म होगी 8 दिन में। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 33। फटाफट लगाइए भाई, फटाफट बताते रहिए। साधारण ब्याज 8% की दर से कह रहा है कितने सालों में मूलधन का इतना हो जाएगा। बहुत आसान से सवाल बना सकते हो इसको। मूलधन का 6/25 हो जाएगा। आ गया भाई, किसी को दिक्कत हो। कितना ऑप्शन में सही आया, 3 वर्ष आएगा। बड़ा आसान तरीका सवाल था, लगा नहीं पाए आप लोग। चलिए देखिए 3 वर्ष आएगा। अब यहाँ से देखिए कह रहा है 8% के हिसाब से वह कितने साल में इतना ब्याज पाएगा। मूलधन का 6/25 पाना है, तो इसका हमें पैसा क्यों निकाले, इसको बता दो क्या % पाया। परसेंट तो बना ही सकते हो ना, तो क्या % बनाया। परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा कर दो, 25 चौका 100, 6 चौक 24% ब्याज पाएगा। 24% ब्याज कुल पाएगा वो। और एक साल में कितना पाता है, 8 ही %, तो 8 को 3 भाग दे दो। 8% से तो कै बार जाएगा, 3 ही बार तो जाएगा, यानी उसका समय कितना होगा, 3 वर्ष हो जाएगा। यही इसका राइट आंसर है। आपको लग रहा होगा ये 8,750 रुपये का कोई रोल हमने लगाया ही नहीं, उसका कोई रोल ही नहीं।
रोल तो है ही है, हमने उसको इस्तेमाल नहीं किया भाई। यहाँ देखिए, इसको हम परसेंट तो बना ही सकते हैं, जितना भी धन होगा उसका 25/6, 6/25 ही पाता है ना। हमने इसको परसेंट बना लिया, बस परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा कर दिया। 24% ब्याज मिला है कुल हमें। अब 24% ब्याज मिला है, कई साल में मिला है यही तो नहीं पता है, लेकिन ये तो पता है ना कि उसका ब्याज की दर 1%, 1 साल में 8% है। तो 8 से हमने डिवाइड कर दिया इसको, तो कितना आया, 3 बार आया। इसका मतलब 8% के हिसाब से 3 बार ब्याज मिलेगा, यही तो हुआ। तो 3 बार मतलब 3 साल के बराबर हो गया, क्योंकि एक बार में आपको 8% देगा, 1 साल में 8% दे रहा है। बात इतनी समझ में आई। चलिए अगला देखिए। आ गया ना। कह रहा है √x + y = बराबर 25 हो तो y बराबर 2x हो तो x का मान क्या होगा। कोई दिक्कत ही नहीं है, y बराबर 2x तो दिया है, y के सापेक्ष में लिख सकते हो, तो इसको लिख सकते हो √x² + 2x²। y की जगह लिख सकते हो ना 2x², 2x², यही तो लिख सकते हो ना। y के सापेक्ष में इसकी वैल्यू उसको 25 दिया है। अब देखिए, अब यहाँ से बात को समझिएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये क्या हो जाएगा, 2x² का मतलब 4x² हो जाएगा, 2x का होल स्क्वायर मतलब। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, √x² + 4x² = 25 के। अब इसको ऐड कर सकते हैं तो 5x² हो जाएगा। 5x² बराबर कितना हो जाएगा, √25 के। ये इधर आएगा रूट, इधर आके स्क्वायर बना देगा, तो 5x² बराबर क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर, यानी 25 × 25 के। तो x² बराबर कितना हो जाएगा, 5 से डिवाइड कर देंगे, 50 25 ना, यानी x² बराबर कितना हो जाएगा, 125 के। हो जाएगा कि नहीं भाई, 5 से कटेगा तो 25 से 5 125। x बराबर √125 के। ऑप्शन ये भी सही है। अगर इसको चाहते तो आप इसको लिख सकते थे 25 × 5 के, और 5 बाहर आ जाता तो 5√5 हो जाता, ठीक है ना। ऑप्शन 5√5 बनाया नहीं, √125 बनाया, यही इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सही है, सी। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट। कह रहा है एक बस 1 घंटे में 12 सही 2/5 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो 2 सही 3/4 घंटे में कितनी दूरी करेगी। तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 1 घंटे में 12 सही 5, इतना कितना घंटे हैं, 2 सही 3/4 घंटे, गुणा करा दो, बात खत्म। तो 12 पंचे 60, 2 62/5 गुणे 4 दूनी 8 3 11, 11/4, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 31 बार जाएगा। तो ये हो जाएगा 11 के 11, 11 3 33, 1 34, 341/5 गुणे 2 बराबर 10 के। एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, 34.1 किलोमीटर दूरी तय करेगा वो। ऑप्शन कौन सा सही है, बी ऑप्शन। ऑप्शन कौन सा सही है, बी ऑप्शन। बात क्लियर हुई इतनी। चलिए समझ में आया। 1 घंटे में दूरी थी, 2 घंटे में तो दुगुना करते, 2 सही 3/4 घंटे में तो दुगुना भी गुणा ही तो कर रहे हैं, दुगुना तिगुना गुणा ही सिंबल होता है। नेक्स्ट चलिए। फटाफट बताइए कमेंट करके।
कह रहा है यदि ए और बी का अनुपात दिया गया है और बी और सी का अनुपात दिया गया है, ए अनुपाते बी बराबर दिया गया है 2:5 के, बी अनुपाते सी बराबर दिया गया है 3:4 के। अब बात को यहाँ समझना है, दोनों में क्या कामन है, बी कामन है कि नहीं कामन दिख रहा है, जिसका मतलब बी का नंबर दोनों आपस में बराबर है। यहाँ बी की वैल्यू 5 है, यहाँ बी की वैल्यू 3 है, बराबर है नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसमें इसको बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए इस रेशियो में 3 से गुणा और इस रेशियो में 5 से गुणा हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15। जब बी की वैल्यू बराबर हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं, तो 5 चौक 20। ये होगा किसका रेशियो, ए अनुपाते बी अनुपाते सी का। हमसे पूछा क्या है, पूछा ये है ए अनुपाते सी का, तो कोई दिक्कत नहीं, ए की वैल्यू 6 है, बी की वैल्यू सी की वैल्यू 20 है। अब तो 6:20 तो होगा नहीं, सरल हो जाएगा, 2 तिहाई 6 और 2 दहामा 20, 3:10। ऑप्शन नंबर बी कौन सा होगा, बी। क्लियर हुआ, बात कन्फर्म हुई भाई। यहाँ पे देखिए बी की वैल्यू सेम नहीं थी तो हमने कुछ किया नहीं, बी की वैल्यू को सेम कर लिया। इसमें बी की वैल्यू 5 थी, इसमें 3 थी, तो हमने इसमें 3 से गुणा करा, इसमें 5। दोनों का एलसीएम ले लेंगे बराबर करने के लिए। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जो दोनों संख्याओं से डिवाइड हो जाए तो एलसीएम ही तो होती है। चलिए नेक्स्ट ग्राफ का सवाल फिर आ गया, बड़ा आसान होता है ग्राफ का सवाल। कमेंट करके बताइए भाई। कमेंट करके बताते रहिए भाई। कलेक्शन है हमारे पास, ठीक है ना। आज हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे जो भी एक प्रीवियस पेपर में, ये तो 28 मार्च 2016 के दूसरे शिफ्ट में पेपर आया था। फर्स्ट शिफ्ट का हम लोग पढ़ चुके हैं इसके पहले वाली क्लास में। अब आज सेकेंड टाइम नेक्स्ट क्लास में आपको थर्ड मिलेगा। पूरा हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया है। अभी तक जितने भी एग्ज़ाम प्रीवियस पेपर में हुए हैं, एनटीपीसी या ग्रुप डी करवाया है, सब पे हम एक एक करके सारे सॉल्व करेंगे। परेशान नहीं होना है, बिल्कुल नहीं होना है। और इतना सवाल हल कर लेंगे कि आखिर मैथ भी समझ जाए कि इसको पढ़ना, इसको आ ही जाते हैं। मैथ भी समझ लेना कि ये भी समझ में आ जाए उसको, हम आ ही जाते हैं क्योंकि इतना पढ़ रहे हैं, इतना प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कार्य, देखिए कह रहा है 1200 छात्रों ने एक आगमन के वाहनों के लिए पूछताछ के लिए सूचना शाही चार्ट में दर्शाया गया है। मतलब ये कहीं 1200 छात्र कहीं गए हैं, कौन कौन से वाहन का प्रयोग किए हैं वही चीज़ दिया गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए तो 150 डिग्री कार से गए हैं, बस से 120 डिग्री गए हैं, साइकिल से 60 डिग्री गए हैं, 30 डिग्री किससे गए हैं, वाल्क से, ठीक है ना। अब वाल्क से मतलब वही होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है कि कार से जाने वाले छात्रों की संख्या क्या होगी। तो कार से जाने वाले छात्रों की संख्या क्या होगी, कोई दिक्कत नहीं, आप निकाल लेंगे। अब कार से कितने % डिग्री जाते हैं, 150, कितने में से 1200, 1200 का 150 डिग्री निकाल लेंगे। 150 डिग्री है कितने में से, 360 में से, ठीक है। 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 12 दहम्मा 120, 12 तिहाई 36, 3 एकन्नम 3, 3 पंचे 15 ना, 100 क्या हो जाएगा, 10 × 50 बराबर 500, यानी कितने लोग हैं, 500। बस से कार से जाने वाले छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 500। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सी सही होगा। बात कंफर्म हुई। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फटाफट बताइए भाई। कह रहा है 12 मीटर क्षण थी, एक क्षण थी जो 12 मीटर लंबी थी। ये इसकी क्षण मान लीजिए 12 मीटर लंबी थी। इसको कह रहा है 25 टुकड़ों में काटा गया है, 25 टुकड़ों में बनाया गया है। तो कह रहा है एक टुकड़े का लंबाई क्या होगी, प्रत्येक भाग की लंबाई क्या होगी। तो कुछ करना नहीं है, 112 मीटर को आप 25 से डिवाइड कर दो,
25 से भाग दे दो बस। लेकिन ये जो मीटर है इसको हम सेंटीमीटर बनाने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। अब ये इकाई मीटर से किस में बन जाएगी, सेंटीमीटर में, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। 25 चौका 100 यानी 12 चौक 48 सेंटीमीटर, cm सेंटीमीटर। एक क्षण की लंबाई 18 से 48 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी सही है। ठीक है ना, क्लियर हुआ। चलिए देखिए, इसको हम बता देते हैं। कह रहा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/3 हो, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बड़ा आसान होता है। इस फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। कितना होता है, 1 के। ये फार्मूला होता है, ठीक है ना। इसका हमने देखिए एक बताया था, इसका 3 फार्मूला होता है। एक ये होता है और एक दूसरा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू भी 1 होता है, और एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये 3 फार्मूला होता है, 3 से कई बन जाते हैं, ठीक है ना, 3 से कई हो जाते हैं। लेकिन आज के हमारे सवाल में इस फार्मूले का इस्तेमाल हुआ है। ये देखिए ये, ठीक है ना। आप देखिए इसको, ये इस कॉन्सेप्ट समझ में आया, नोट कर लीजिएगा बदली से। साइन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है ना। चलिए हम लोग को इसका यूज करना है। अब इसका यूज करना है तो देखिए, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है कि नहीं है, बोलो भाई। अगर हम इसको ए मान लें तो इसको बी मान लें, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ये होता है ए प्लस बी सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ए स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी मतलब सेक थीटा माइनस टेन थीटा। होता है कि नहीं होता है, इक्वल टू बराबर 1 ही तो है। हमने इसको फैक्टर कर लिया, ये तोड़ दिया। इस फॉर्मेट में तोड़ सकते हैं ना, जहाँ इसकी वैल्यू वो पूछ रहा है इसकी वैल्यू वो दिया है, ठीक है ना, क्लियर। अब इसकी वैल्यू कितना दिया है, वो 1/3 दिया है। 1/3 इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा ना इक्वल टू 1 के। अब ये पक्षांतर का नियम लगेगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर होगा 1 गुणे 3/1। इधर आके पलट जाएगा, 1 से 1 डिवाइड हो गया, 3 आ गया। यही इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट। एलसीएम एचसीएफ का सवाल है, बड़ा भी जल्दी बताया था। दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ एचसीएफ के बराबर होता है। एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, इसी से लगेगा। दो संख्याएं दिया है, पहली संख्या 5x दूसरी 8x दिया है। पहली 5x दिया है, दूसरी 8x दिया है। दोनों का एचसीएफ दिया गया है 9, एलसीएम दिया गया है 36। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 5x इंटू 8x इक्वल टू बराबर होगा क्या है, 9 गुणे 360 के। कोई दिक्कत। यानी हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर 9 गुणे 360 अपान 5 इंटू 8 के, ठीक है। अब ये 5 से कटेगा, 5 सते 35, 5 दूनी 10, 8 करना 8, 8 9 72। यानी एक्स स्क्वायर बराबर 9 गुणे 9 का अर्थात 81 के, ठीक। एक्स स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 81 के। अंडर रूट 81 का मान क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यही इसका राइट आंसर है, क्योंकि x का मान ही पूछ रहा है। संख्या पूछा होता तो कोई दिक्कत नहीं। 9 5 45, 9 8 72 है। संख्या 45 और 72 है, कोई दिक्कत। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। बड़ा आसान सवाल रहता है। आसान क्या, अभ्यास है। आप लोग को अब अभ्यास कर लेंगे ना तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। a प्लस बी का मान दिया गया है, a माइनस बी का मान दिया है, b की वैल्यू पूछ रहा है। a की वैल्यू निकाल के b की वैल्यू निकाल लेंगे। तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, -2 के। a माइनस बी बराबर कितना दिया गया है, 12 के।
दिया है कि नहीं, 12 के माइनस 12 नहीं है, ठीक है 12 के। अब देखिए यहाँ बात को समझिएगा, दोनों को जोड़ने पे ये कट जाएगा प्लस माइनस, यानी 2a बराबर कितना हो जाएगा 10 के, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। a बराबर 5 के, 10/2 बराबर 5 के, a बराबर 5 के, तो b बराबर कितना हो जाएगा -7 के, कितने के -7 के। जानते हो कैसे, क्योंकि a का मान इस पर वैल्यू रखेंगे तो a का मान 5 है प्लस b का मान पता लगाना है बराबर -2 के, b बराबर -2 -5 बराबर -7 के। 7 नहीं आएगा, गलती देखिए 7 भी ऑप्शन में बनाया है, ऑप्शन डी सही है इसका, -7 आएगा। देखिए एग्जामिनर बहुत सरल देता है तो गलती करवा देता है, हम लोग थोड़ा सा इग्नोर करते कहते 7 5 12, इसका मान b का मान क्या आएगा 7 आएगा, प्लस मार्क आएगा, या कभी कभी हम एक की वैल्यू बता देते हैं 5 आएगा। तो ये सब ध्यान देने वाली, क्योंकि हम लोग b की वैल्यू पूछ रहा है तो b की वैल्यू क्या आएगी -7 आएगा। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत समझ में आया ना, कोई कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम हो बताइए। क्लियर हुआ, चलिए नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट बताइए भाई। फटाफट बताइए इसका। एक घड़ी के MRP दिया गया है, एक घड़ी की MRP है 4750 रुपया, अंकित मूल्य कहते हैं, MRP को क्या कहते हैं अंकित मूल्य, MRP दिया गया है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। अब कह रहा है इसको 12% डिस्काउंट मिला तो छूट घटा देंगे। MRP पे अगर छूट घटा देते हैं तो कौन सी प्राइस आती है, सेलिंग प्राइस, CP भी बोलते हैं या विक्रय मूल्य कहते हैं, ठीक है ना, सेलिंग प्राइस। तो इसका 12% घटा देते हैं, 4750 का 12% कितना होगा निकाल लेते हैं। 12% डिस्काउंट मिला है तो कितने का डिस्काउंट मिला निकाल लेते हैं, 0 से 1 0 कट गया, 5 दूनी 10, 5 से 9 45, 50 25, 5 6 पंचे 30, 6 9 54, 3 57, 510 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। तो 510 रुपये की छूट मिलेगी तो घटा देंगे इसमें से, तो 570 रुपये, सॉरी 510 नहीं 570 रुपये होगा, तो 570 रुपये इसमें घटा देंगे, कितना आ जाएगा 0 5 8 6 बचा, 6 में से 5 जाएगा 1, 4180 रुपये का क्या बनेगा सेलिंग प्राइस बनेगा, ये विक्रय मूल्य बनेगा। अब कह रहा है इसका क्रय मूल्य दिया गया है, क्रय मूल्य दिया गया है, कितना दिया गया है 3850 रुपये, 3850 रुपये में ख़रीदा है, कितने में बेच रहा है 4180 रुपये में। तो 4180 रुपये में अगर हम उसका क्रय मूल्य घटा दें तो उसके कौन से मूल्य आ जाएगा, कौन सा मूल्य आ जाएगा, लाभ आ जाएगा, सॉरी विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दें तो लाभ आ जाएगा, और लाभ हमसे पूछा ही है, लाभ आ जाएगा 330 रुपया। कितने रुपए का लाभ होगा 330 रुपये का। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी सही है, लाभ ही पूछा है, विक्रय मूल्य नहीं पूछा, लाभ पूछा है। बात क्लियर हुई, इतनी समझ में आई, कोई दिक्कत किसी को। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए अगला। सारे प्रीवियस पेपर का सलूशन है, मज़ा आएगी पूरा। ये पूरा इस सीरीज़ को आप देख लीजिए, NTPC का जो हम लोग प्रीवियस पेपर का सीरीज़ है, आज इसकी दूसरी क्लास है, ठीक है ना। ये सीरीज़ अगर आप कंप्लीट करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए सवाल का जवाब दीजिए, ठीक है ना। चलिए कह रहा है 4 विभिन्न परीक्षणों का माध्य दिया गया। माध्य मतलब क्या होता है, एवरेज, औसत होता है, माध्य मतलब भी औसत होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब 4 संख्याओं का औसत दिया है, 17.5 दिया है। कह रहा है एक संख्या शामिल की गई है, एक नई संख्या इसमें जोड़ी गई, तो इसका कह रहा है एवरेज कितना हो गया 20 हो गया। 20 हो गया तो इसको हम बेसिक कॉन्सेप्ट से भी लगा सकते हैं, इसका नया माध्य क्या होगा। तो योग करके 20 जोड़कर भाग दे देते हैं, तो इसका योग निकाल लेंगे, तो 17 गुणे 17.5 गुणे 4 हो जाएगा 0, 7 चौको 17 चौको 68, 2 70 हो जाएगा। 70 में 20 जोड़ देंगे तो 5 का योग आ जाएगा 90, 90 को 5 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज आ जाएगा 18 पंचे 90। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 18। ये तो बात क्लियर हुई,
समझ में आया? तो इस तरह भी लगा सकते हैं योग निकाल कर। अब इसके बाद देखिए यहाँ से अगर आप चाहें, देखिए ये तो कन्फर्म हुआ ना, इरेज कर दे रहे हैं। देखिए एक शॉर्ट ट्रिक बनाते हैं जिसको आसान से लगा लेंगे आप, ठीक है ना। आप देखिए 4 संख्याओं का औसत 17.5 है, ठीक है, 17.5 है। अब देखिए इसमें से कह रहा एक संख्या ऐड की गई है जिसका मान क्या था, 20 था। अगर हम ये संख्या जो ऐड की गई है उसका भी एवरेज अगर यही जोड़ी गई होती तो उसमें इसका मतलब यही रहता कि उसका पाँचों का एवरेज यही हो जाता। मतलब सब इसका 4 एवरेज का मतलब होता है, ये माना जाता है हर संख्या 17.5 है, जबकि एक संख्या ऐड की गई वो 20 थी, तो इसकी तुलना में ये ज़्यादा थी। ज़्यादा कितनी थी, 2.5 थी। 2.5 का एवरेज बना लो। एवरेज बनाने के लिए 5 से भाग दे देंगे, क्योंकि टोटल संख्या हमारे लिए 5 हो गई ना, तो यानी इसका एवरेज कितना बढ़ जाएगा, 0.5 बढ़ जाएगा। 0.5 इसका एवरेज बढ़ जाएगा, तो 17.5 में 0.5 जोड़ देंगे तो 18 आ जाएगा। इस तरह भी लगा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर ए। बात क्लियर हुई, समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? ये आज का क्लास है, आज का टॉपिक है, क्योंकि 23 सवाल पूछा गया था शिफ्ट 2028 मार्च 2016 के एनटीपीसी के एग्ज़ाम में 23 सवाल मैथ के आए थे, और ये 23 सवाल पे आज हमने चर्चा किया है। और आप ये आज का, इसके बाद अगला जो पेपर आपको शिफ्ट 3 मिलेगा वो आपको अगली क्लास में मिलेगा, और क्वेश्चन 44 से स्टार्ट होगा। देखते हैं उस पेपर में कितने क्वेश्चन मैथ के आए थे। जितने भी आएंगे आपको सवाल, आपको उसका सलूशन मिलेगा क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, एक एक करके, ठीक है। ये सब समझ में आया? आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में अपने शेयर करिए, ताकि हम लोगों का मनोबल भी बढ़ता रहे, और हम लोग जिस कार्य में क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, ताकि हम लोग आपको बेहतर कर पाएँ और बेहतर सुविधा दे पाएँ और बेहतर समझा पाएँ, आपको कंटेंट अच्छा दें और बेहतर कंटेंट दें, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पे चर्चा हो, क्योंकि ये सीरीज़ बहुत दिनों तक चलेगी, ठीक है। तो ये कंफर्म हुआ। अब चलिए इस वीडियो आप लोगों को देखने के लिए सबको धन्यवाद। जय हिंद, गुड नाइट।